अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बेटा, अभी हमने पिछले ही लेक्चर में स्टडी किया कि रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं और इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को मज़ीद तफसील के साथ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ होगी डायनामिक इक्विलिब्रियम को पढ़ना। तो चलें स्टूडेंट्स, आपका वक्त नहीं ज़ाया करते, आपको लेके चलते हैं बोर्ड में और आपको दिखाते हैं कि किस तरह के रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं और उनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम कब पैदा होता है। जी, तो अजीज़ तलबा, जैसे अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया कि रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं और आज का हमारा मेन टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा। गुज़िश्ता टॉपिक के अंदर हमने आपको बताया कि किस तरह रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं और कुछ रिएक्शंस इर्रिवर्सिबल होते हैं। तो चलिए रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम मज़ीद डिस्कस करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर ही कायम होता है और इसको आज हम एक मिसाल के साथ भी साबित करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए एक रिएक्शन जिसको मैंने पिछले टॉपिक के अंदर समझाया कि किस तरह हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। दरमियान में एक डबल एरो है। डबल एरो का मतलब है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब कि ये रिएक्शन पहले फॉरवर्ड जबकि बाद में रिवर्स होगा। फॉरवर्ड का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स और रिवर्स का मतलब है प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स। हम इस रिएक्शन को होता हुआ कैसे देख सकते हैं, उसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह इस रिएक्शन को हम करवाते हैं। तो बच्चों, इस रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम एक फ्लास्क लेते हैं। कोई एक फ्लास्क आप ले सकते हैं, चाहे वो राउंड बॉटम फ्लास्क ले लें, चाहे वो कॉनिकल फ्लास्क ले लें, कोई एक फ्लास्क ले लें और इस फ्लास्क के अंदर हम आयोडीन और हाइड्रोजन दोनों को रख के बुखारात को हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो इसको हम हीट करेंगे। क्या होता है बच्चों, ये जो आपके सामने मैंने हाइड्रोजन लिखी हुई है, हाइड्रोजन बेरंग है। हाइड्रोजन एक बेरंग गैस है, इसका कोई रंग नहीं होता। जबकि आयोडीन एक पर्पल रंग की गैस, एक पर्पल रंग के इसके वेपर्स पैदा होते हैं, बुखारात। तो अब आप समझ सकते हो कि क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन का तो कोई रंग नहीं है, तो जब इसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन को रखा जाएगा, हाइड्रोजन और आयोडीन के बुखारात को रखा जाएगा, तो ये सारा का सारा जो मिक्सचर है वो पर्पल से कलर में आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आयोडीन के बुखारात हैं, तो ये सारा पर्पल हो जाएगा। और जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से ये दोनों आपस में मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड के बुखारात बनाना शुरू कर देंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड बेरंग होता है। हाइड्रोजन आयोडाइड का कोई रंग नहीं होता। तो हमें नजर आएगा बाकायदा कि ये जो पर्पल कलर है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जा रहा है और कम होता चला जा रहा है और इसकी इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत कम हो गई है। और जो फ्लास्क है, जाहिर है जब उसमें पर्पल कलर कम हो जाएगा तो ये बेरंग होने लग जाएगा और हाइड्रोजन आयोडाइड को हमें शो करना शुरू कर देगा। तो इस तरफ हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन होता हुआ हमें नजर आएगा, क्योंकि उसमें रंग तब्दील होगा, कलर चेंज होगा। ये निशानी है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड चला गया और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो बुखारात बने हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, अगर तो ये बुखारात इस फ्लास्क से बाहर निकलते रहे तो फिर तो मतलब प्रोडक्ट्स आपके बाहर जा रहे हैं। प्रोडक्ट्स जब बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तमाम रिएक्टेंट्स एक वक्त आएगा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते रहेंगे। लेकिन अगर हम इस फ्लास्क को कॉर्क लगा के बंद कर देते हैं, मिसाल के तौर पे, बंद करने का मतलब क्या है, बंद करने का मतलब है कि हमने इसे क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया। अब वेपर्स बाहर नहीं जा सकते, जो वेपर्स बने हैं सब कुछ अंदर ही होगा।
चूंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे ये होगा कि थोड़ी ही देर के बाद ये रिएक्शन वापस चल पड़ेगा। मतलब प्रोडक्ट्स फिर से किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन यानी रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आयोडीन वापस बन रहा है, तो ये पर्पल कलर फिर हमें नजर आने लग जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पहले पर्पल कलर था आयोडीन की वजह से, हमने हाइड्रोजन साथ दाखिल करके हीट किया, हाइड्रोजन आयोडाइड बना, उसका कलर जाइल हो गया, हमें पता चल गया कि रिएक्शन हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। हाइड्रोजन आयोडाइड हमने उसको बंद कर दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर नहीं गया, वो वापस टूट के इसमें कन्वर्ट हुआ। अब बच्चों याद रखिएगा कि आपने इन रिएक्शंस को नाम क्या देने, ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, लेकिन असल में ये हो क्या रहा है, दो चीजें मिल रही हैं। तो जब दो चीजें मिल रही होती हैं तो हम कहते हैं कि जनाब इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब है उनका बनना, आपस में जुड़कर उनका बनना, कॉम्बिनेशन। हाइड्रोजन और आयोडीन का आपस में जुड़ना, कॉम्बिनेशन, और बन क्या रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन जब ये रिएक्शन वापस चलेगा, जब ये रिएक्शन फिर से रिवर्स जाएगा, तो हाइड्रोजन आयोडाइड टूटेगा और वो टूट के फिर से क्या बनाएगा बच्चों, हाइड्रोजन और आयोडीन। चूंकि हाइड्रोजन आयोडाइड टूट रहा है तो हम कहते हैं कि यहां पे डीकॉम्पोजिशन हो रही है। तो यहां पे हमें डीकॉम्पोजिशन यहां पे नजर आएगी। किसी भी चीज का टूटना डीकॉम्पोजिशन कहलाता है। तो ये डीकॉम्पोजिशन हो रही है। और गौर से देखें, चूंकि हमने इस फ्लास्क को, इस बॉटल को बंद कर दिया है, तो किसी भी तरह के बुखारात, किसी भी चीज का मैटर, किसी भी चीज का मादा बाहर नहीं जा रहा। तो जब वो बाहर नहीं जा रहा तो सब कुछ अंदर ही पड़ा रहेगा। तो पहले क्या हुआ, पहले रिएक्शन फॉरवर्ड चला, मतलब कॉम्बिनेशन हुई है, दोनों ने मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया। कुछ देर के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड टूटा और रिवर्स चला गया रिएक्शन। टूटने का मतलब है डीकॉम्पोजिशन हुई है। तो जब डीकॉम्पोजिशन हुई है तो उसके नतीजे में ये टूट के वापस हाइड्रोजन आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब ये इधर आया तो पर्पल कलर नजर आ गया। अब फिर से ये फॉरवर्ड जाएगा, तो ये काम चलता रहेगा, फॉरवर्ड रिवर्स, ये काम चलता रहेगा। कब तक, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पर ये जो कंडीशन है और ये जो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन के अंदर कांस्टेंट चीज नजर आएगी, फिक्स्ड चीज नजर आएगी, सेम चीज नजर आएगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हम बाहर किसी चीज को जाने नहीं दे रहे थे। रिएक्शन फॉरवर्ड गया, फिर रिवर्स आया, फिर फॉरवर्ड गया, फिर रिवर्स आया। बेटा जब फॉरवर्ड रिएक्शन जाता है वो बड़ा तेज जाता है। वजह क्या है, और से समझिएगा इस चीज को। आपने रखे रिएक्टेंट्स, तो शुरू में तो रिएक्टेंट्स ही आपने रखे, तो सारे 100% तो रिएक्टेंट्स ही थे, जबकि प्रोडक्ट्स तो बने नहीं थे, तो प्रोडक्ट्स हुए 0। तो जब रिएक्शन चलेगा तो देखें, एक तरफ 100% है कॉम्पोजिशन परसेंटेज और एक तरफ 0% है। तो ये कितना बड़ा फर्क है। फौरन रिएक्शन 100% से इधर जाएगा, तेजी से जाएगा। लेकिन जब रिवर्स आएगा तो वो थोड़ा सा स्लो आएगा। क्यों स्लो आएगा, क्योंकि इस तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पे मिकदार ज्यादा है। तो ज्यादा से कम की तरफ तो रिएक्शन तेजी से जाता है, लेकिन कम से तेजी की तरफ आते वक्त थोड़ा सा स्लो होता है। तो पहले तो ये बहुत तेजी से फॉरवर्ड जाएगा, वापस थोड़ा स्लो आएगा, फिर ये फॉरवर्ड जाएगा, फिर वापस आएगा। लेकिन बच्चों याद रखें, एक ऐसा वक्त आएगा जहां पर इसकी रफ्तार, जिसको हम नाम देंगे RF का मतलब क्या हुआ, RF का मतलब हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, ये रेट का लफ्ज आपकी बुक में लिखा हुआ है। रेट का मतलब है रफ्तार, कितनी रफ्तार, कितनी स्पीड के साथ रिएक्शन चलता है, कितने वक्त में, इसको हम कहते हैं रेट। यानी एक रिएक्शन कितने वक्त में, कितनी रफ्तार से चला है, ये है रेट। RF का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, कि किस रफ्तार पे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, और RR का मतलब है कि किस रफ्तार पे रिएक्शन वापस आ रहा है। तो ये बच्चों रिवर्स रिएक्शन का रेट है, ये रिवर्स रिएक्शन का रेट है RR।
तो एक वक्त जब ये रिएक्शन शुरू हुआ तब आर एफ बहुत ज्यादा होगा क्योंकि तेजी से उधर जा रहा है रिएक्शन, ये ज्यादा होगा ये कम होगा। लेकिन चूंकि हमने उसको बंद रखा हुआ है, बाहर कोई चीज जा नहीं सकती, तो आर एफ फॉरवर्ड रिएक्शन अब थोड़ा स्लो होगा, ये थोड़ा तेज होगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब जिस रफ्तार पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उसी रफ्तार के ऊपर रिएक्शन रिवर्स आएगा। इस स्टेट को, ये जो हालत पैदा हो गई है बच्चों, इस हालत का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हुआ कि जिसमें रिएक्शन जिस रफ्तार पर फॉरवर्ड जा रहा था उसी रफ्तार पर रिवर्स आएगा, वापस आएगा। तो ये जो एक हालत पैदा हो गई है, इस हालत का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इस हालत का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम जब कभी भी आपके जहन में आए, आपके जहन में फौरन तवाज़ुन का लफ्ज आ जाना चाहिए कि यहाँ एक बैलेंस बन गया है, यहाँ एक तवाज़ुन बन गया है। और वो तवाज़ुन कैसे बना है कि जितनी रफ्तार पे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उसी रफ्तार के ऊपर रिएक्शन रिवर्स आ रहा है। और अभी हम थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे बच्चों कि अंदर मौजूद चीज़ों की मिकदार कितनी होगी, उसको हम थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको यहीं रोकता हूं, मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करूंगा और वो है कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना। इस रिएक्शन को आप बड़ी दफा इस किताब में 2-3 जगहों पे आप इसको पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना। और ये टूटता कब है? जब हम उसको हीट करते हैं, और इसके टूटने से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तो ये एक रिएक्शन जो है वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये इक्वेशन, ये मसावात बैलेंस है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर हैं और कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो जनाब बच्चों ये है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट और इसको हम हीट कर रहे हैं, ये साइन डेल्टा का हीट का है, हम इसको हीट कर रहे हैं, इससे कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है जिसको लाइम वाटर भी कहा जाता है, कुछ किताबों में लाइम वाटर लिखा होता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस बन रही है। इसको भी अगर हम डायग्रामेटिकली लेकर चलें तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक फ्लास्क इस्तेमाल करेंगे बच्चों। कोई एक फ्लास्क आप इस्तेमाल कर लें, उस फ्लास्क के अंदर हम रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो फर्ज कीजिए कि ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट और हम इसे हीट करते हैं। हीट करके जैसे ही हम इसको तोड़ते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन मैंने आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। इसमें हमें वाइट से कलर की एक भारी से हमें वेपर्स, बुखारात बनते नजर आएंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड साथ में बनता है। तो बच्चों ये आपके सामने रिएक्शन। अगर हम इस फ्लास्क को बंद कर देते हैं, यानी चीजें रख के बंद कर देते हैं फिर हीट करते हैं, तो उससे क्या होगा? देखें, गौर से सुनिएगा। होगा ये बच्चों कि हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा और वो टूट के बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अगर तो इसका मुंह आपने खुला रखा होगा, कॉर्क लगा के इसको बंद नहीं किया होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से बाहर निकलती रहेगी, जाहिर है गैस है, उसने बाहर निकलना है। लेकिन अगर इसे बंद कर दिया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। जब ये अंदर ही रहेगी तो 100% इस चीज के इम्कानात हैं कि ये दोनों आपस में फिर रिएक्ट कर जाएंगे। और ऐसा ही होता है कि जब ये रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। तो बेटा क्या हुआ ये कि असल में ये रिएक्शन हमें डबल एरो के साथ लिखना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि इसमें पहले ये फॉरवर्ड गया और फिर ये रिवर्स आया। तो बच्चों ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा RF कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था, और ये वापस आ रहा है रिएक्शन, तो इसमें मैं लिखूंगा RR। तो जैसे हमने यहां पे डिस्कस किया, जब रिएक्शन शुरू होगा तो रिएक्शन शुरू होने में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा, वो बहुत तेजी से रिएक्शन जाएगा।
रिवर्स आने वाला थोड़ा सा स्लो होगा। और जिस तरह यहाँ पे हमें चेंजेस नजर आए, कलर चेंज नजर आया, वैसे ही ये रिएक्शन भी यहाँ होता हुआ हमें नजर आएगा। तो पहले तो रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत फास्ट चलेगा, बहुत तेज चलेगा, रिवर्स रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। फिर क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार थोड़ी कम होने लग जाएगी, रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार थोड़ी बढ़ने लग जाएगी, और बढ़ते और कम होते ये सारे इस चक्कर में क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे आर एफ जो है वो बराबर हो जाएगा आर आर के। सो आर एफ बराबर हो जाएगा आर आर के, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन के रेट। और ये जो स्टेट आ गई है, इस स्टेट का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों यहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम पैदा हो गया है। तो ये दो मिसालें आप केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से दे सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से ये दो मिसालें आप दे सकते हैं, एक हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन, एक कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना। तो गौर से देखें, अब यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, तो टूटने का मतलब इसकी डीकॉम्पोजिशन हो रही है, ये टूट के उनमें कन्वर्ट हो रहा है। और जब ये वापस इधर आ रहे हैं तो ये जरा गौर से देखें, ये वाला रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ये वाला रिएक्शन कॉम्बिनेशन का है, ये वाला रिएक्शन कॉम्बिनेशन का है, जबकि ये वाला रिएक्शन डीकॉम्पोजिशन का है। तो बहरहाल एक बात साबित हो रही है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएंगे तो आपने उस स्टेट को नाम देना है केमिकल इक्विलिब्रियम। सवाल स्टूडेंट्स के जहन में आएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम पर आखिर ऐसा होता क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के रेट से। तो इसको गौर से सुनिएगा। जब रिएक्शन फॉरवर्ड गया, देखिए यहां से मैं आपको समझाता हूं, जब रिएक्शन फॉरवर्ड गया तो फॉरवर्ड का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है और टूट के कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। और जब रिएक्शन रिवर्स आया तो ये दोनों आपस में मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, मतलब इसकी एक खास मिकदार थी। जब ये टूटा तो इससे इन दोनों की एक खास मिकदार बन गई, फिर ये दोनों आपस में जुड़े और इससे एक खास मिकदार बना दी। मतलब ये सारी गेम कॉन्सेंट्रेशन की है, मिकदार की है। क्या हुआ, जब ये फॉरवर्ड चल रहा था रिवर्स आ रहा था, फॉरवर्ड चल रहा था रिवर्स आ रहा था, तो एक पॉइंट ऐसा आया कि जहां पर इन तमाम चीजों की, टोटल 3 चीजें हैं बच्चों, इस पूरे रिएक्शन में टोटल 3 चीजें हैं। नंबर 1 एक ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। इस पूरे फ्लास्क में आपको ये 3 चीजें नजर आएंगी। होगा क्या, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन, इन तीनों की मिकदार कांस्टेंट हो जाएगी। मेरे लफ्ज पे गौर करें सारे बच्चे, मैं कह रहा हूं कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट का मतलब है अब वो चेंज नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बराबर हो जाएगी, आपने ये नहीं समझना कि इसकी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, इसकी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट और बराबर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल हमारे तमाम तुलबा के सामने रखता हूं। मिसाल के तौर पे आपके पास 2 कमरे हैं आमने सामने, गौर से सुनिएगा तमाम के तमाम बच्चे। आपके सामने 2 कमरे हैं, इस कमरे के अंदर फर्ज कीजिए 20 लोग बैठे हुए, और इस कमरे के अंदर फर्ज कर लें 30 लोग बैठे हुए। अब क्या होता है बच्चों, 2 लोग इस कमरे से निकल के, जहां 20 हैं वहां से 2 लोग निकल के 30 वालों के पास चले जाते हैं, और यहां से 2 लोग निकल के 20 वालों के पास आ जाते हैं। नेट डिफरेंस क्या आया, 0। इधर से 2 निकल के गए, वक्ती तौर पे ये 18 हो गए, लेकिन 2 इधर से आगे पूरे हो गए 20। लेकिन क्या ये बराबर है, नहीं, इधर 20 है इधर 30 है, बराबर नहीं है। कांस्टेंट जरूर है कि इधर 20 हैं तो 20 ही है और इधर 30 हैं तो 30 ही है। तो बराबर में और कांस्टेंट में फर्क है, और इस पूरे चैप्टर के अंदर बराबर और कांस्टेंट का फर्क जो बच्चे समझ जाएंगे वो टॉपिक को सही तरीके से समझेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये और ये बराबर हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये और ये कांस्टेंट हो रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जितनी मिकदार इसकी है अब उतनी ही रहेगी, जितनी मिकदार इसकी है उतनी ही रहेगी, जितनी मिकदार इसकी है उतनी ही रहेगी। तो ये कांस्टेंट हो गया।
जब तीनों की जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, इसमें 3 है, तो जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे जब उनकी मिकदार कांस्टेंट हो जाती है बच्चों, तो उस वक्त ये कंडीशन आ जाती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के रेट से और इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो बच्चों याद रखें, इक्विलिब्रियम आने की 2 बातें आप लोगों ने जहन में रखनी है बच्चों। पहली बात ये मैंने आपके सामने लिखी हुई है कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन के रेट से, ये याद रखिएगा। पहली चीज तो ये होगी। और दूसरी चीज क्या होगी बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम आने में दूसरी चीज क्या होगी कि जो मिकदार है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो कांस्टेंट हो जाएगी। ये बात सारे के सारे बच्चे ज़हन में रखेंगे कि वो कांस्टेंट हो जाएगी जब कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये 2 बातें ज़हन में रखें, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन के, और मिकदार दोनों तरफ की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो रेट बराबर हो रहा है बच्चों, गौर से सुनिए, रेट बराबर हो रहा है, मिकदार कांस्टेंट हो रही है, और कांस्टेंट और बराबर का फर्क मैंने आपको समझा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब आगे चलते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इस मिक्सचर के अंदर, ये जो हमारे सामने मिक्सचर पड़े हुए हैं जहां हम रिएक्शन करवा रहे हैं, इसके अंदर चेंज क्या आता है। जैसे जब इक्विलिब्रियम नहीं आया था तो ये हिस्सा पर्पल था, थोड़ी देर बाद वो बेरंग हो जाता था, फिर वो बेरंग से दोबारा पर्पल हो जाता था, फिर पर्पल से बेरंग हो जाता था, क्योंकि उस टाइम रिएक्शन चल रहा था फॉरवर्ड और रिवर्स अलग अलग रफ्तार पे। लेकिन जब दोनों तरफ की रफ्तार बराबर हो गई और मिकदार हर चीज की कांस्टेंट हो गई, तो बच्चों याद रखिएगा किसी किस्म की कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं आती। ये केमिकल इक्विलिब्रियम की सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा के पूरा जो मिक्सचर है जो आपके सामने रखा हुआ है वो कांस्टेंट हो जाता है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। केमिकल इक्विलिब्रियम से मुतल्लिक ये बात जहन में बिठा लें, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ज़हन नशीन कर लें कि जब सिस्टम, ये पूरा मिक्सचर इक्विलिब्रियम पर आता है तो किसी किस्म की तब्दीली, किसी भी किस्म की तब्दीली रूनमा नहीं होती। ये बड़ी अहम बात मैं बता रहा हूं, कोई तब्दीली नहीं आती। और किस किस्म की तब्दीली, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होता है कि शायद हम कीमियाई तब्दीली की बात कर रहे हैं, नहीं, किसी भी तरह की, यानी तबई तब्दीली भी नहीं आती और कीमियाई भी नहीं आती। तबई ख्वास, तबई प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जिनका ताल्लुक 5 सेंसेस के साथ, जैसे कलर, रंग, टेस्ट, स्मेल, ये सारी तबई ख्वास हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको किताबों में लिखा होता है, तो ना फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आएगा और ना ही केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आएगा। रिएक्शन का रंग भी एक जैसा हो जाएगा पूरे मिक्सचर का, और आपको यूं लगेगा जैसे रिएक्शन हो ही नहीं रहा। क्यों आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि ये चीज देखें, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतना रिवर्स आ जाएगा, तो चेंज कैसे नजर आएगा। जैसे मैंने आपको वो 2 कमरों की एग्जांपल दी, वो ज़हन में रखते हुए इस चीज को समझें। तो इक्विलिब्रियम में किसी भी तरह का रिएक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। और बच्चों याद रखें, जब रिएक्शन में चेंज नहीं आता तो वहां पे आपके जहन में 2 बातें आ जाती हैं। जो भी आपके सामने अगर ये रिएक्शन हो रहा होगा, मेरे सामने अगर हो रहा हो और पहले पर्पल से बेरंग हो रहा है, बेरंग से पर्पल हो रहा है, अचानक चेंज आना बंद हो जाए, मेरे जहन के अंदर भी ये 2 बातें आएंगी और आपके जहन के अंदर भी यही 2 बातें आनी चाहिए। पहला आपके जहन में क्या आना चाहिए कि शायद रिएक्शन रुक गया है। ऐसा ही हमारे जहन में आएगा कि शायद रिएक्शन रुक गया है। बच्चों जब उसमें चेंज ही नहीं आ रहा तो पहला ख्याल तो हमारे जहन में यही आएगा कि रिएक्शन क्या हो गया, रुक गया। लेकिन कुछ लोगों के जहन में यह ख्याल जरूर आएगा कि रुका नहीं है, बल्कि रिएक्शन उसी तरह चल रहा है। ये 2 कंडीशंस यहां पे पैदा हो जाएंगी, ये 2 बातें हमारे जहन के अंदर यहां पर पैदा हो जाएंगी। या तो रिएक्शन रुक गया
या वो चल रहा है लेकिन मुसलसल कांस्टेंट होके चल रहा है। तो बच्चों याद रखो, ये दो बातें आपके जहन में पैदा कब हुई हैं? जब इक्विलिब्रियम आया, जब चेंज आना बंद हो गया, तब आपके जहन में पैदा हुई। इसका मतलब है ये दो हालतें जो आपके जहन में आ रही हैं, ये असल में दो इक्विलिब्रियम की हालतें, दो उसकी अकसाम आपके जहन में आ रही हैं, क्योंकि ये दोनों अकसाम इक्विलिब्रियम पैदा होने के बाद आपके जहन में आई हैं, पहले नहीं आई। तो ये दो हालतें अगर हो जाती हैं तो ये इक्विलिब्रियम की ही टाइप है। तो अगर रिएक्शन रुक गया, अगर रिएक्शन रुक गया है तो बेटा याद रखें, इस रिएक्शन को कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी इस कंडीशन को कहा जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बच्चों लफ्ज स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना। ये जो लफ्ज है स्टैटिक, इसका मतलब होता है रुक जाना, कि शायद रिएक्शन क्या हो गया, रुक गया। तो अगर तो रिएक्शन रुक गया, रुका भी इक्विलिब्रियम के बाद है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहा जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसका नाम होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जो लफ्ज स्टैटिक है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, अपनी जगह पे रुका हुआ। लेकिन अगर बसूरते दीगर इसका उल्ट हो जाता है कि रिएक्शन रुका नहीं है बल्कि रिएक्शन चल रहा है, बस हमें महसूस नहीं हो रहा कि वो चल रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर एक जो स्टेट पैदा हो जाती है उसे कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। और बच्चों लफ्ज डायनामिक का मतलब होता है कि वो चल रहा है। डायनामिक का मतलब मूविंग, हरकत करने वाला, जो हरकत कर रहा होता हम कहते हैं ये डायनामिक है। तो ये जो लफ्ज है डायनामिक, इस डायनामिक का मतलब हरकत करने वाला, मूवमेंट, कि मूवमेंट चल रही है, बस हमें वो महसूस नहीं हो। तो बच्चों याद रखो, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? जिस पर फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाती है रिवर्स रिएक्शन के, और मिकदार कांस्टेंट हो जाती है, और हमें पता ही नहीं चलता कि कोई चेंज आ रहा। तो जब पता ही नहीं चलता तो उस वक्त दो हमारे जहन में बातें आती हैं। पहली बात यह आती है कि शायद रिएक्शन रुक गया। अगर रिएक्शन वाकई रुक गया है तो आपने उसको कहना है कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर रिएक्शन चलता रहता है और चलता रह रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, तो आपने कहना है कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों सबसे पहले आपने केमिकल इक्विलिब्रियम को समझ लिया कि केमिकल इक्विलिब्रियम कब पैदा होगा, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाएगी। अगर उस सूरत में आगे रिएक्शन रुक जाता है तो आपने उसको कहना है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, चलता रहेगा तो आपने उसको कहना है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सवाल ये पैदा होता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारी कॉमन लाइफ में, हमारी आम रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कहां नजर आता है? तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमें बहुत सारी जगहों पे नजर आता है। आमतौर पर याद रखिएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमें ज्यादातर तबई अवामिल के अंदर नजर आता है। जितने भी फिजिकल प्रोसेसेस हैं, तबई अवामिल हैं, उनके अंदर हमें नजर आता है। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक टेबल है, कोई एक चेयर है, वो ज़मीन पे पड़ी हुई है, आप उस टेबल के ऊपर बुक रख देते हो। अब वो बुक उस टेबल के ऊपर ही पड़ी हुई है, वो नीचे नहीं गिर रही। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के मुताबिक जितनी फोर्स वो बुक टेबल पर लगा रही है उतनी ही उल्ट फोर्स टेबल बुक के ऊपर लगा रही है। मैं इस टाइम आपके सामने खड़ा हूं, मैं इसी जगह पे खड़ा हूं, मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे खड़ा हूं, अपनी जगह से हरकत नहीं कर रहा, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अगर मैं यहां से उधर चला जाता हूं तो मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम खत्म हो गया। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत सारी जगहों पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के साथ हमारा पाला पड़ जाता है। हमारी छतों पे, हमारी ये जो ऊपर रूफ है, इसके ऊपर लगे हुए पंखे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मिसाल है। एक टेबल आपके सामने, उस पर आप अपना पेन रख देते हैं, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम पर आ गया अगर वो हरकत नहीं कर रहा। तो ये ज़्यादातर तबई अवामिल में हमें नजर आएगा, फिजिकल प्रोसेसेस में हमें नजर आएगा। जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमें नजर ही कहाँ आता है? जहाँ पे कीमियाई अवामिल हो रहे हों, केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हों, तो केमिकल प्रोसेसेस के अंदर हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम नजर आ जाता है। मिसाल के तौर पे
ये जो एक रिएक्शन आपके सामने है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये केमिकल अमल है, ये एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें जो इक्विलिब्रियम बनेगा उसका नाम होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी तरह ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें जो इक्विलिब्रियम आएगा उसका नाम भी क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की कॉन्सेप्ट को तमाम बच्चे अपने दिमाग में बिठाएंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो क्या रहा है कि ये एक तो पहली बात कि ये केमिकल रिएक्शंस में पैदा हो रहा है, दूसरी बात ये तब पैदा होगा जब रिएक्शन जितनी रफ्तार पर फॉरवर्ड जाएगा उसी रफ्तार पे रिवर्स आएगा। जिन बच्चों ने पहला टॉपिक अटेंड किया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का, वो अब समझ जाएंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में पैदा होगा, इरिवर्सिबल के अंदर पैदा नहीं होगा। तो इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे बच्चों को। ये बात ध्यान में रखें तमाम बच्चे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में आएगा, इरिवर्सिबल में नहीं आएगा, क्योंकि रिवर्सिबल में क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा फिर रिवर्स आएगा। तो इसके लिए डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए रिवर्स आना जरूरी है। अब हम आते हैं एक और बड़ी ही अहम मिसाल की तरफ, और वो मिसाल है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं तो इनके रिएक्शन करने से अमोनिया नाम की गैस बनती है जिसका फॉर्मूला है NH3। तो बच्चों सबसे पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन के यहां पर हमें 2 एटम्स नजर आ रहे हैं, जबकि यहां नाइट्रोजन का 1 एटम है, तो हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन को देखिएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 6 एटम, तो यहां सिर्फ उसके 2 एटम्स हैं। तो बेटा कोई मसला नहीं है, इसको 6 करने के लिए हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो नाइट्रोजन 2 हो गए, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 6, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। तो इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस। और दरमियान में एरो लगाने का मतलब क्या है, डबल एरो का मतलब है कि ये रिएक्शन है रिवर्सिबल। तो अगर ये रिवर्सिबल है तो आपके जहन में फौरन ये ख्याल आ जाना चाहिए कि जनाब यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम पैदा होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तब क्या होगा, और फिर जब ये रिएक्शन रिवर्स आएगा तब क्या होगा। तो पहले हम इसका फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं। बेटा ये तीसरी मिसाल देने का मकसद क्या है, ताकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अज़बर हो जाए। और अब जो बच्चों जिन्होंने पूरा टॉपिक सुना है, समझा है, वो खुद समझ रहे होंगे कि अब क्या होने लगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर अपने दिमाग में लेके आए क्या होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 मोल्स रिएक्शन करेंगे। चूंकि बेटा ये हम सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन दिखा रहे हैं इसलिए सिंगल एरो लगाएंगे। तो इससे अमोनिया नाम की गैस बनेगी। यहां पे मैं थोड़ी सी बात और ऐड करना चाहता हूं उन बच्चों के लिए कि जिन बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट, इनके जहन में ये सवाल आता ज़रूर है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे G लिखा होता है, हाइड्रोजन के साथ भी G लिखा होता है, अमोनिया के साथ भी G लिखा होता है। ये G और क्यों लिखा हुआ है बेटा, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये गैस की हालत में है। तो ये जो सिंबल नीचे लगे होते हैं इनको मादे की हालत के हवाले से लगाया जाता है। तो अगर कोई ठोस होगा तो उसके साथ S लग जाएगा क्योंकि वो सॉलिड है। अगर कोई चीज़ माया है तो उसके साथ L लग जाएगा, स्मॉल l, वो कैपिटल है, वो लिक्विड है। और अगर कोई गैस है तो उसके साथ G लग जाएगा। तो ये 3 स्टेट सिंबल्स होते हैं, इनको स्टेट सिंबल्स कहा जाता है, यानी मादा की हालत। और चौथा होता है AQ, अक्सर AQ लिखा होता है। ये AQ का मतलब जो आपने 9th क्लास में एक्वस सोल्यूशन को पढ़ा है, तो एक्वस सोल्यूशन की वो होगी। तो ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, चूंकि किताबों में लिखा होता है, हमारे बच्चों के जहन में सवाल आता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब आते हैं कि इस रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन क्या होगा। तो जाहिर है रिवर्स रिएक्शन इसका उल्ट हो जाएगा। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम अमोनिया को वापस तोड़ेंगे और डीकॉम्पोजिशन होगी। चूंकि ये भी एक रिवर्स रिएक्शन है तो सिर्फ एक ही रिएक्शन है, तो हम एरो लगाएंगे सिंगल, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा। वही काम जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। तो तीसरी मिसाल बताने का मकसद ताकि आपके जहन में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए।
एक बात ज़हन में रखिएगा बच्चों, ये जो मैंने रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है ये बड़ा मशहूर प्रोसेस है केमिस्ट्री के अंदर। इसको कहा जाता है हैबर प्रोसेस। ये हैबर्स प्रोसेस के नाम से मशहूर है। और इसके साथ हमारा इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर में जाके भी हमारा इसके साथ ताल्लुक पड़ेगा। तो ये है हैबर्स प्रोसेस। हैबर एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे इसको रखा गया। तो ये हैबर्स प्रोसेस है। मैंने ये इसलिए बताया है कि कभी कभार सवाल वो इस तरह दे देते हैं, यानी आपको ये लग रहा होगा कि वो कहेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन लिखो, उसकी इक्वेशन लिखो, तो बच्चों को ये याद होती। कभी कभार वो लिख देते हैं हैबर्स प्रोसेस की इक्वेशन लिखो, तुम्हारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैबर्स प्रोसेस कहाँ से आ गया। तो हैबर्स प्रोसेस की इक्वेशन आपने ये वाली लिखनी है। तो बच्चों ये रहा जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उसका नाम होगा RF यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, और जब रिवर्स आएगा तो वो होगा RR मतलब रिवर्स रिएक्शन का रेट। क्या होगा उन बातों को ज़हन में रखें। पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, रिवर्स रिएक्शन का रेट स्लो होगा। एक वक्त आएगा जब ये स्लो होने लग जाएगा, ये तेज़ होने लग जाएगा, और फिर एक वक्त आएगा कि जब दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। तो जब RF बराबर होगा RR के, तो आपने समझ जाना है कि अब जो स्टेट आ गई है उस स्टेट का नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रेट दोनों तरफ का बराबर हो जाएगा और मिकदार दोनों तरफ की कांस्टेंट हो जाएगी। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, रेट बराबर होगा और मिकदार क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनामिक इक्विलिब्रियम की ये तीन मिसालें हमारे जहन में। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम से मुतल्लिक कुछ बातें हैं जिनको मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उनको आप जहन में रखें। नंबर 1, पहली बात कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में पैदा होगा, इररिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर पैदा नहीं होगा। ये अभी तक हम इसको साबित कर चुके हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर पैदा होगा, इररिवर्सिबल के अंदर पैदा नहीं होगा। दूसरी बात, डायनामिक इक्विलिब्रियम पर पहुंचकर जिस रफ्तार पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उसी रफ्तार पर रिएक्शन रिवर्स भी आएगा। ये दोनों का होना बराबर जरूरी है। तो मैं यहां पे ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा कि रेट जो है वो बराबर होना चाहिए। और जब आप इससे अगला और 2-3 लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि मैं बराबर और कांस्टेंट के ऊपर इतना जोर क्यों डाल रहा हूं। तीसरी बात, दोनों तरफ की मिकदार, दोनों तरफ से क्या मुराद है बच्चों, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, दोनों तरफ की मिकदार क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो मिकदार कांस्टेंट होगी, जबकि रेट जो है वो बराबर हो जाएगा। चौथी बात, किसी किस्म का कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होगी। तो बेटा ये चंद बातें हैं जिनको आपने जहन में रखना है जब आप एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जहन में रख रहे हैं। जबकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम सिर्फ तबई अवामिल में पैदा होता है, ये तब होगा जब रिएक्शन रुक जाएगा। तो आज के टॉपिक में जहां हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को फिर से अच्छे तरीके से पढ़ा है और उसकी दो अकसाम यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम को पढ़ा है, यहीं इसके साथ साथ मैं आपको फ़र्क वाज़े कर देना चाहता हूं। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको वाज़े कर दूं। आपने कहना है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे ये तब है जब रिएक्शन रुक गया है और ये तब है जब रिएक्शन चल रहा है। दूसरे नंबर पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम तबई अवामिल में पैदा होता है, जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम कीमियाई अवामिल के अंदर पैदा होता है। ये दो बहुत बड़े फ़र्क आपने जहन में रखने हैं। और आज के लेक्चर की आखिरी लेकिन बड़ी अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है, आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रुका नहीं है, चल रहा है, तो हमें
चेंज नज़र क्यों नहीं आता? ये एक बड़ा अहम सवाल आपसे किया जा सकता है। तो बच्चों इसका आपने सिंपल सा जवाब देना है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार के बराबर हो जाएगी तो हमें चेंज कैसे नजर आएगा जी? क्योंकि जितनी मिकदार में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं उतनी ही मिकदार में प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो गए, तो हमें किसी किस्म का कोई चेंज नजर नहीं आएगा। तो बच्चों आज का टॉपिक मुकम्मल तौर पे केमिकल इक्विलिब्रियम और बिलखसूस डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर था। हमने ये पढ़ लिया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे पैदा होता है, और 3 मिसालें आपके सामने गिवन है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के अंदर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और साथ ही साथ रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ को इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। जी, तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक की अच्छे अंदाज में समझ लग चुकी होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।